हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, आईपीसी का जो सेक्शन 377 है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आईपीसी का जो सेक्शन 377 है इसका संबंध है समलैंगिकता से, यानी होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित है यह आईपीसी का सेक्शन 377। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है? तो राफेल लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो फ्रांस से भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो राफेल लड़ाकू विमान है इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है डसाल्ट एविएशन। ये भी कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन। तो इसी कंपनी ने जो है राफेल लड़ाकू विमानों को बनाया हुआ है। तो दो प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए, इस राफेल लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा है तथा इस विमानों को किस कंपनी ने बनाया हुआ है। दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में अरुंधति योजना शुरू की गई है? तो अरुंधति योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। असम राज्य की योजना है अरुंधति योजना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में फगली त्यौहार मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो जो फगली फेस्टिवल है, जो फगली त्यौहार यह मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, शादी भाग्य योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो शादी भाग्य योजना हो गई और एक किसी से मिलती जुलती योजना है क्षीर भाग्य श्री। तो ये दोनों जो योजनाएं हैं इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। तो दोनों योजनाएं, एक क्षीर भाग्य श्री और शादी भाग्य योजना, इन दोनों का संबंध है कर्नाटक राज्य से। तो ऑप्शन जो हमारा सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जो आईएनएस जलस्व है इसको भारत ने किस देश से खरीदा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि जो आईएनएस जलस्व है इसको भारत ने किस देश से खरीदा हुआ है? तो भारत ने आईएनएस जलस्व को खरीदा है अमेरिका से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका से। अब यह जो आईएनएस जलस्व है न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आपको पता होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था भारत सरकार की द्वारा। कौन सा? जो समुद्र सेतु मिशन, यानी कि ऑपरेशन चलाया गया था। इस समुद्र सेतु मिशन में जो है भारत ने 2 जहाज भेजे थे। कौन कौन से? एक था आईएनएस जलस्व और एक था आईएनएस मगर। तो ये 2 जहाज भारत सरकार ने भेजे थे, एक आईएनएस जलस्व था और एक था आईएनएस मगर। तो इन आईएनएस जलस्व को भारत ने अमेरिका से खरीदा हुआ है और आईएनएस मगर को हमने खुद बनाया हुआ है अपने यहाँ। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मारिया शारापोवा का जो संबंध है वह किस खेल से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो मारिया शारापोवा का जो संबंध है वह किस देश से है? तो मारिया शारापोवा किस देश की हैं? तो रूस की रहने वाली हैं मारिया शारापोवा। तथा यह खेलती क्या हैं? तो ये खेलती हैं टेनिस। इसे भी आप याद रखिएगा। टेनिस से इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया था, इसी कारण से न्यूज़ में है। तो इसे आप याद रखिएगा। मारिया शारापोवा जो थी इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है तथा ये रूस की रहने वाली हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत किस देश के साथ मिलकर धर्मा गार्डियन नामक युद्ध अभ्यास करता है? तो भारत किस देश के साथ मिलकर धर्मा गार्डियन नामक युद्ध अभ्यास करता है? तो भारत और जापान इसका राइट आंसर है। भारत जापान के साथ मिलकर धर्मा गार्डियन नामक युद्ध अभ्यास करता है। धर्मा गार्डियन के अलावा शिनयुन मैत्री भी युद्ध अभ्यास जो है आप याद रखिएगा। शिनयुन मैत्री हो गया और एक और अभ्यास इंपॉर्टेंट है सहयोग काइजिंग। क्या नाम है इसका? तो सहयोग
सहयोग काइजिंग, क्या नाम है इसका? तो सहयोग काइजिंग। तो 3 इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास हैं जो भारत और जापान के मध्य किए जाते हैं। पहला हो गया धर्मा गार्डियन, दूसरा हो गया आपका शिन्यून मैत्री और तीसरा हो गया सहयोग काइजिंग। ये 3 युद्धाभ्यास हैं जो भारत और किसके मध्य किए जाते हैं? जापान के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा। जापान की राजधानी है टोक्यो तथा टोक्यो में 2021 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल थे ये 2020 में आयोजित किए जाने वाले थे, परंतु कोरोना वायरस के चलते इनका जो आयोजन 1 साल के लिए टाल दिया गया है। तो अब 2021 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आप कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वे हाल ही में कौन बना है। एकदम पूरा लेटेस्ट का करंट अफेयर्स है, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। तो 39वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मेघालय में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय में। 2022 में इनका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 2022 में जो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा 2022 में ही भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तथा 2022 में हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा 2022 का साल हमारे इम्पोर्टेंट क्योंकि हम इंटरपोल की जो मीटिंग है उसका भी आयोजन भारत में ही करेंगे। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट आयोजन है जो 2022 में भारत में किए जाएंगे। कौन कौन से? 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत में, मतलब 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2022 में मेघालय में किया जाएगा। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। उसके बाद 2022 में हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और इंटरपोल की जो मीटिंग है 2022 में ही भारत में संपन्न की जाएगी। तो ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का जिक्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है, जिक्र है। तो टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे मौलिक, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं टोटल 6 प्रकार के हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ये अभी वर्तमान में जो 6 मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हो गया समानता का अधिकार, दूसरा आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और लास्ट आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र है हमारे भारतीय संविधान में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है यानी कि कोस्टल लाइन की यहाँ पे बात हो रही है सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की जो कोस्टल लाइन है वह सबसे लंबी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात की जो कोस्टल लाइन है यह सबसे लंबी है। और सबसे छोटी कोस्टल लाइन किसकी है? तो सबसे छोटी कोस्टल लाइन आपको मिलेगी गोवा की। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वह सबसे लंबी है भारत में और गोवा की जो कोस्टल लाइन है वह सबसे छोटी है। अगला प्रश्न हमारा है, कथकली जो नृत्य है यह एक शास्त्रीय नृत्य है। आप ध्यान दीजिएगा, कथकली एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको बताना है कि इस नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है यह केरल से है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा केरल यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, वानिकी और चराई आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो जो वानिकी और चराई हैं ये आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, उत्पादकता पर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रोडक्टिविटी पे प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शून्य प्रभाव पड़ता है उत्पादकता पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया था? तो सत्याग्रह शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सर्वप्रथम बार सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी यानी ऑप्शन बी।
16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो त्रिपिटक का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। तथा यह जो त्रिपिटक है यह किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, यह पुस्तक बौद्ध धर्म की पुस्तक है त्रिपिटक। तो इसको किस भाषा में लिखा गया है, तो इसको पाली भाषा में लिखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो जो त्रिपिटक पुस्तक है बौद्ध धर्म की, इसको पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा स्थापना की गई थी किसकी, आर्य समाज की। किसकी स्थापना, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1875 ईस्वी में इन्होंने, जगह थी मुंबई, यहीं पे आर्य समाज की स्थापना की थी तथा इनके द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एक चीज़ ये भी है, यह आपको बता दूं मैं हिंट, कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। तथा जब क्रांति समाप्त होती है 1857 की क्रांति, तो गवर्नर जनरल का जो पद है यह समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पे वायसराय के पद का सृजन किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो लॉर्ड कैनिंग था यह भारत का पहला वायसराय बनता है और यह भारत का अंतिम गवर्नर भी बन जाता है। तो ये प्रश्न दोनों आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो भारत का पहला वायसराय और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के स्थान पे जो है वायसराय के पद का सृजन किया गया था। अगले उसके बाद यह जो लॉर्ड कर्जन था इसका संबंध किस महत्वपूर्ण घटना से है, तो बंगाल का विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की थी। तो ये भी डेटा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो अमजद अली खान जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो सरोद। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बड़ा बाग है जगह यह किस राज्य में स्थित है, तो बड़ा बाग जो है ये आपको मिलेगा राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ, तो राजस्थान के जैसलमेर में यह जगह है बड़ा बाग। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है की गई थी वर्ष 2016 में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत क्या किया जाता है, तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसके तहत इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को जो है मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसियान का निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आसियान का पूरा नाम होता क्या है। तो आसियान को हम कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। यानी कि आसियान जो है यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसमें टोटल 10 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन से 10 देश हैं आपको पता होने चाहिए। तो आपका हो गया ब्रुनेई हो गया, दारुसलाम हो गया, कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार और मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया। तो ये सभी जो देश हैं ये आपके किसके पार्ट हैं, तो आसियान के पार्ट हैं। तथा इसमें से भारत जो है यह आसियान का मेंबर नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, तो आसियान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया में। कहाँ, तो इंडोनेशिया में आपको मिलेगा आसियान का हेडक्वार्टर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है यह किस जगह स्थित है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको मिलेगा बांग्लादेश की राजधानी काठमांडू में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, सॉरी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, सॉरी। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यहीं पे आपको मिलेगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। और सार्क देशों का जो हेडक्वार्टर है, सार्क समूह का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और गुरुग्राम में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है, तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है यह गुरुग्राम में है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा।
कंबोडिया की राजधानी आपको बताना है कि वर्तमान में कंबोडिया की जो राजधानी है वह क्या है। तो वर्तमान समय में कंबोडिया की राजधानी आपको मिलेगी नाम पेन, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा नाम पेन जो है वह कंबोडिया की राजधानी है। और हनोई किसकी राजधानी है, तो हनोई आपको राजधानी मिलेगी वियतनाम की। वियतनाम की राजधानी को हम कहते हैं हनोई। और डबलिन किसकी राजधानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो डबलिन आपकी राजधानी है आयरलैंड की। किसकी, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और लिलोंगवे किसकी राजधानी है, तो मलावी की। किसकी, तो मलावी की राजधानी जो है वो है लिलोंगवे। तो देश और राजधानियाँ भी कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है वुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो वुलर झील किस राज्य में है, तो आपको मिलेगी यह वुलर झील जम्मू कश्मीर में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में यह झील है तथा यह एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है, तो मीठे पानी की झील है वुलर झील। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की यहाँ पे बात हो रही है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सॉरी यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता कौन है, किसके द्वारा उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य, इन दोनों की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा। तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न हमारा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफर करने के नियमों का एक सेट कहलाता है। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफर करने के नियमों के सेट को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न हमारा है 1 GB किसके कितने के बराबर होता है। तो आपका 1 GB जो होता है यह 1024 MB के बराबर होता है, यानी कि मेगाबाइट के बराबर होता है 1 GB। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा 1024 MB। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु दाब किस यंत्र की सहायता से हम मापते हैं, तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर की सहायता से जो है वायु दाब को मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बैरोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भाग 12 को पूरी विस्तार से कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम भाग 13 में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।